हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 8 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 9 भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न मानचित्र का परिचय से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थल रूपों का प्रदर्शन। स्थल रूपों के प्रदर्शन में मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं होता है। प्रत्येक मानचित्र सदैव किसी पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार बनाया जाता है, जिससे उसमें प्रदर्शित स्थानों के बीच की वास्तविक दूरियों का सही बोध हो सके, जबकि स्केच में मापनी का प्रयोग नहीं होता है। मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल पृष्ठ पर समानित मापनी द्वारा वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक तथा व्यापीकृत निरूपण करता है। बिना मापनी के खींची गई रेखाओं तथा बहुभुज को मानचित्र नहीं कहा जा सकता, इसे केवल एक रेखा चित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में क्या सही है? पहला है, यह पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। दूसरा है, वे काल्पनिक रेखाएं शामिल नहीं होती जिनका उपयोग स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तीसरा है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों के उनके वास्तविक आकार में नहीं दिखाया जाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और सी। ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके वास्तविक आकार में नहीं दिखाया जाता। क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। यह सबसे बड़ा वृत्त है। अन्य सभी समांतर रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने से आनुपातिक रूप से आकार में छोटी होती जाती हैं तथा ये पृथ्वी को दो असमान भागों में बांटती हैं, जिन्हें लघु वृत्त भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल की कक्षा में मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित में से किस विषय को समझाया जा सकता है? पहला है पृथ्वी का आकार, दूसरा है दुनिया भर के विभिन्न देश और तीसरा है अक्षांश और देशांतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी। किसी मापनी से लघुकृत हुए आयामों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी चयनित हिस्से का संकेतात्मक तथा सामान्य प्रदर्शन मानचित्र है। भूगोल की कक्षा में मानचित्र के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों तथा अक्षांश देशांतर रेखा को भली भांति समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परिमाणात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोस्मेटिक मानचित्र। कोरोस्मेटिक मानचित्र वर्ण प्रतीकी विधि परिमाणात्मक वितरण मानचित्र नहीं है, बल्कि यह अमात्रात्मक विधि मानचित्र है।
इसके अंतर्गत रंगारेख विधि, सामान्य छाया विधि, चित्री विधि तथा नामांकन विधि इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। मात्रात्मक विधि के अंतर्गत वर्ण मात्री विधि, सममान रेखा विधि, बिंदु विधि तथा आरेखी विधि आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के भूगोल को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया तथा लीबिया में विभाजित करने वाले पहले विद्वान कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता थे। हेरोडोटस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया। हेरोडोटस ने तत्कालीन यूनानियों के लिए ज्ञात संसार का मानचित्र तैयार किया था। इस मानचित्र में भूमध्य सागर बीच में दिखाया गया है और उसके चारों ओर 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया तथा लीबिया के समीपवर्ती क्षेत्र दिखाए गए हैं। मानचित्र का विस्तार पूर्व दिशा में अधिक है और इसमें भारत को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत में विश्व को किस रूप में देखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोलाकार विश्व जो चारों ओर से जल से घिरा है। महाभारत में विश्व को गोलाकार विश्व जो चारों ओर से जल से घिरा है के रूप में देखा गया था। भारत में मानचित्र बनाने का कार्य वैदिक काल में ही शुरू हो गया था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा भास्कर आदि के पौराणिक ग्रंथों में इन अभिव्यक्तियों को सिद्धांत या नियम के निश्चित रूप में दिखाया गया था। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांटा। अगला प्रश्न है, थीमेटिक मानचित्र तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक विशेष रूप से संख्यात्मक डेटा का उपयोग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छायांकन विधि। थीमेटिक मानचित्र तैयार करने के लिए छायांकन विधि तकनीक विशेष रूप से संख्यात्मक डेटा का प्रयोग करती है। थीमेटिक मानचित्र, यह मानचित्र किसी विशेष उद्देश्य के आधार पर बनाया जाता है। थीमेटिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, थीम प्लस मैप। थीम का अर्थ उद्देश्य और मैप का अर्थ मानचित्र होता है, अर्थात उद्देश्य युक्त मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। यद्यपि प्रत्येक मानचित्र को किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही बनाया जाता है, परंतु जिस मानचित्र में एक ही प्रकार का उद्देश्य या उससे मिलता जुलता एक से अधिक उद्देश्य रहता है वह थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। जैसे जनसंख्या, जलवायु, भौमिकी, मृदा, वनस्पति के वितरण आदि प्रदर्शित करने वाले मानचित्र। अगला प्रश्न है, सतह के प्रकारों को चित्रित करने वाला मानचित्र डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑरोग्राफिक मानचित्र। सतह के प्रकारों को चित्रित करने वाला मानचित्र ऑरोग्राफिक मानचित्र के रूप में जाना जाता है। ऑरोग्राफिक मानचित्र के अंतर्गत किसी भी स्थान की उच्चावची स्थिति जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि को रेखा चित्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र डायनामिक मैप के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रवाह नक्शा या फ्लो मैप। प्रवाह नक्शा को डायनामिक मैप के रूप में जाना जाता है। प्रवाह नक्शा आलेख और मानचित्र का मिश्रण है। इसे उत्पत्ति और उद्देश्य के स्थानों के बीच वस्तुओं और लोगों के प्रवाह को दिखाने के लिए खींचा जाता है। अगला प्रश्न है, ईसाई यूरोप के काल के दौरान प्रस्तावित किए गए TO मानचित्रों में T के मूल शब्द ने डैश का प्रतिनिधित्व किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूमध्य सागर का। ईसाई यूरोप के काल के दौरान प्रस्तावित किए गए TO मानचित्रों में T के मूल शब्द ने भूमध्य सागर का प्रतिनिधित्व किया। ऑर्विस तथा टेरारस शब्दों के प्रथम अक्षरों अर्थात O व T से मिलकर बना होने के कारण इस मानचित्र को TO अथवा
TINO मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के ऊपरी आधे भाग में एशिया को बनाया गया है तथा निचले आधे भाग में यूरोप तथा अफ्रीका को लगभग समान क्षेत्रफल व आकृति में बनाकर भूमध्य सागर के द्वारा एक दूसरे से पृथक दिखाया गया है। आधुनिक मानचित्र कला की नींव अरब और यूनान के भूगोलविदों द्वारा रखी गई। पृथ्वी की परिधि का माप तथा मानचित्र बनाने के भौगोलिक निर्देशांक की पद्धति के उपयोग जैसे कुछ महत्वपूर्ण योगदान यूनानी एवं अरब भूगोलवेत्ताओं द्वारा दिए गए। अगला प्रश्न है, कैडेस्ट्रल मानचित्र डैश को निरूपित करने वाले मानचित्र हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमि संपत्ति या भूमि के खंड या भूखंड। कैडेस्ट्रल मानचित्र भूमि संपत्ति या भूमि के खंड या भूखंड को निरूपित करने वाला मानचित्र है। कैडेस्ट्रल या भू संपत्ति मानचित्र शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के कैडेस्ट्रे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका। इन मानचित्रों को कृषित भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर और नगरों में व्यक्तिगत मकानों के प्लान को दर्शाकर उनके स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। ये मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमि कर, लगान की वसूली एवं स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए जाते हैं। ये मानचित्र वृहद मापनी पर बनाए जाते हैं, जैसे गांवों का भू संपत्ति मानचित्र 1:4000 की मापनी पर तथा नगरों का मानचित्र 1:2000 और इससे अधिक मापनी पर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा राजस्व और कर का एहसास कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तैयार किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैडेस्ट्रल मानचित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लघु मान मानचित्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एटलस मानचित्र। एटलस मानचित्र एक लघु मान मानचित्र का उदाहरण है। लघु मान मानचित्र। लघु मान मानचित्र को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, भित्तीय मानचित्र और एटलस मानचित्र। भित्तीय मानचित्र यह मानचित्र सामान्यतः बड़े आकार के कागज या प्लास्टिक पर बनाया जाता है, जिसका उपयोग कक्षा या व्याख्यान कक्ष के लिए होता है। इसकी मापनी स्थलाकृतिक मानचित्र से लघु लेकिन एटलस मानचित्र से वृहद होती है। एटलस मानचित्र। एटलस मानचित्र लघु मान मानचित्र है। ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं को सामान्य तरीके से दर्शाते हैं। एटलस मानचित्र विश्व महाद्वीपों, देशों या क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारियों की आलेखी विश्वकोश हैं। सही तरीके से देखने पर ये मानचित्र हमें स्थिति, आकृति, अपवाह, जलवायु, वनस्पति, नगरों एवं शहरों के वितरण, जनसंख्या, उद्योगों की स्थिति, परिवहन तंत्र, पर्यटन तथा धरोहरों आदि के संबंध में सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मानचित्रों में से किस पर सबसे ज्यादा विस्तृत जानकारी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एटलस मानचित्र पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मानचित्रों में से किस पर सर्वाधिक विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एटलस मानचित्र पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मानचित्रों के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भू संपत्ति मानचित्र, उसके बाद स्थलाकृतिक मानचित्र, उसके बाद भित्ति मानचित्र और सबसे अंत में एटलस मानचित्र। मापनी के आधार पर वृहद मापनी से लघु मापनी का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है: भू संपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, भित्तीय मानचित्र और एटलस मानचित्र। इसे वृहद मापनी तथा लघु मान मानचित्र में विभक्त करते हैं, जो इस प्रकार हैं: वृहद मापनी मानचित्र, इसके अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र और स्थलाकृति मानचित्र आते हैं। लघु मान मानचित्र, इसके अंतर्गत भित्ति मानचित्र और एटलस मानचित्र आते हैं।
अगला प्रश्न है, भू संपत्ति मानचित्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ए है, ये लघु मान मानचित्र है जो कृषिगत भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर उनके स्वामित्व को दर्शाता है। बी है, ये मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमि कर लगान की वसूली एवं स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है लेकिन बी सही है। मापनी के आधार पर मानचित्रों को वृहद मापनी तथा लघु मापनी में वर्गीकृत किया जा सकता है। वृहद मापनी मानचित्रों में छोटे क्षेत्रों को अपेक्षाकृत वृहद मापनी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र एवं स्थलाकृतिक मानचित्र को सम्मिलित किया जाता है। भू संपत्ति मानचित्र द्वारा कृषित भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर तथा नगरों में व्यक्तिगत मकानों के प्लान को दर्शाकर उनके स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। ये मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमि कर लगान की वसूली एवं स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र वर्ग का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है, जबकि उच्चावच मानचित्र, जलवायु मानचित्र तथा मृदा मानचित्र भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक मानचित्र मानव निर्मित लक्षणों को दर्शाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं जो जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि, लिंग एवं आयु, सामाजिक तथा धार्मिक घटक, साक्षरता, शैक्षिक स्तर की प्राप्ति, व्यावसायिक संरचना, बस्तियों की स्थिति, सुविधाएं एवं सेवाएं, परिवहन व्यवस्था तथा उत्पादन, विभिन्न वस्तु प्रवाह को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक मानचित्र के अंतर्गत राजनीतिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, आर्थिक मानचित्र तथा परिवहन मानचित्र आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भौतिक मानचित्र के वर्ग में रखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मृदा मानचित्र को। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर जानकारी की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर। मानचित्र पर जानकारी की मात्रा स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर निर्भर करती है। मानचित्र को मापनी तथा प्रक्षेप के आधार पर बनाया जाता है ताकि कागज का प्रत्येक बिंदु स्थल की वास्तविक स्थिति के तदनुरूपी हो। इसके अतिरिक्त प्रतीकों, रंगों तथा छाया का उपयोग करके विभिन्न लक्षणों को सरलतापूर्वक दर्शाया जाता है। मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समानीत मापनी द्वारा वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक तथा व्यापकीकृत निरूपण करता है। मानचित्र बनाने के लिए अनिवार्य प्रक्रम निम्नलिखित है: मापनी, मानचित्र प्रक्षेप, मानचित्र व्यापकीकरण, मानचित्र अभिकल्पना, मानचित्र का निर्माण तथा प्रस्तुति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयुक्त मानचित्र पैमाने के निर्णायक के लिए उत्तरदायी है? पहला है कागज की माप, दूसरा है प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का परिमाण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक मापक की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तुलनात्मक मापनी वह आलेखी मापनी है जिसमें एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं। इन मापनियों को बनाने का उद्देश्य मानचित्र में भिन्न भिन्न मापों के मात्रकों जैसे मील, किलोमीटर, मीटर आदि में दूरियां ज्ञात करना होता है। तुलनात्मक मापनी की रचना में निम्न बातें विशेष हैं। तुलनात्मक मापनी में अलग अलग माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित करने वाली समस्त आलेखी मापनियां एक ही निरूपक भिन्न से बनाई जाती हैं। भिन्न भिन्न मापों वाली इन मापनियों को मानचित्र में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि समस्त मापनियों में अंकित शून्य के चिन्ह एक सरल एवं ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित हो। कभी कभी अलग अलग मापों की अलग अलग मापनियां न बनाकर एक ही आलेखी मापनी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उसमें भिन्न भिन्न मापों को पढ़ा जा सके।
अगला प्रश्न है 1:50,000 प्रदर्शक भिन्न वाले मानचित्र का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 मिनट इंटू 15 मिनट। 1:50,000 प्रदर्शक भिन्न वाले मानचित्र का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार 15 मिनट इंटू 15 मिनट होता है। अगला प्रश्न है मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का उपकरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का उपकरण ओपिसोमीटर है। इसमें एक दांतेदार छोटा पहिया लगा रहता है। इस पहिए का संबंध एक डायल से होता है जिस पर इंच अथवा सेंटीमीटर में दूरियां अंकित होती है। प्लेनीमीटर द्वारा क्षेत्रफल का मापन किया जाता है जबकि पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है एक मानचित्र पर क्षेत्रफल डैश द्वारा मापा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्लेनीमीटर। अगला प्रश्न है आधा इंच से 1 मील श्रृंखला के लिए आरएफ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1:126,720। आधा इंच से 1 मील श्रृंखला के लिए आरएफ 1:12,6720 होता है। मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। इस भिन्न का अंश व हर किसी माप प्रणाली की समान इकाइयों में क्रमशः मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियां प्रकट करते हैं तथा इस भिन्न में अंश का मान सदैव 1 होता है। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि निरूपक भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक दूरियों का किसी भी रैखिक माप प्रणाली में मान ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न है एक मानचित्र पर दूरी निकालने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रोटामीटर। मानचित्र पर दूरी निकालने के लिए रोटामीटर का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को एक पन्ने पर दर्शाता है। मानचित्र को इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएफ के विषय में सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरवाहर हमेशा 100 होता है। ये सही नहीं है। आरएफ में गणक और सारवाहर की इकाई को समान लिया जाता है। ये सही है। जब मापनी को आरएफ के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो इकाइयों का कभी वर्णन नहीं किया जाता। ये भी सही है। और गणक को हमेशा 1 होना चाहिए। ये भी सही है। मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले भिन्न को निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। आरएफ में गणक और सरवाहर की इकाई को समान लिया जाता है। सरवाहर हमेशा 100 के गुणक में नहीं होता है। गणक को हमेशा 1 होना चाहिए। जब मापनी को आरएफ रूप में व्यक्त किया जाता है तो इकाइयों का वर्णन किया जाता है। आरएफ इज इक्वल्स टू मानचित्र में किसी रैखिक मापनी की एक इकाई की दूरी अपॉन उस रैखिक माप की उन्हीं इकाइयों में धरातल पर मापी गई दूरी। अगला प्रश्न है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त यदि 1 लाख आबादी का प्रतिनिधित्व करता है तो 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त यदि 1 लाख आबादी का प्रतिनिधित्व करता है तो 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है वह अनुपात जो नक्शे पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वास्तविक जमीन पर संबंधित बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में बताता है
उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्केल। वह अनुपात जो नक्शे पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वास्तविक जमीन पर संबंधित बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में बताता है, उसे स्केल या मापनी कहते हैं। मापनी के आधार पर मानचित्रों को वृहद मापनी तथा लघु मापनी में वर्गीकृत किया जाता है। वृहद मापनी को भू संपत्ति मानचित्र व स्थलाकृतिक मानचित्र तथा लघु मान मानचित्र को भित्ति मानचित्र एटलस में विभक्त किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।